हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है। देखिए, यहाँ पे जो आपका समय है वो 1 घंटा का रहेगा एग्जाम का। और जो यहाँ पे क्वेश्चन है पूर्णांक यानी कि नंबर जो है वो टोटल 50 नंबर का रहेगा, और क्वेश्चन भी जो है आपका वो 50 नंबर का रहेगा, ठीक है, क्लास 8 का। और जो आपका 50-50 नंबर करके रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, कितना 5 या 6 रहेगा। उसके बाद जो एक 100 नंबर का आपका असेसमेंट रहेगा, जो कि आपको करना होगा, उससे आपको 100 नंबर मिलेगा स्कूल से, ठीक है, तो आप लोग वो करिएगा। और ये जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर, अगर आप लोग इसको अच्छे से पूरा अच्छे से कर लेती हो तो आपका आराम से एग्जाम में नंबर आ जाएगा। बस आपको यही करना ही करना है। मैं एक दो वीडियो और डालूंगा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपका ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन क्या क्या है। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कोशिकाओं का वह समूह, ठीक है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे कहते हैं। देखिए, कोशिकाओं का एक समूह होता है, उस समूह क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तक, ठीक है। उत्तक यानी कि टिश्यू, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिश्यू उत्तक को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा हमारा है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। हाँ, आपको ये बताना है कि एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर जो है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो कौन सा है? तो वो अमीबा है, ठीक है। यानी ऑप्शन में हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। देखिए, ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोशिका, ठीक है। कोशिका से हम लोग इसका शरीर जो है वो बना होता है, इसलिए कोशिका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से आधातु कौन सी है। तो आधातु इसमें बोल रहा है, आधातु कौन सा है। तो इसमें आधातु कौन सा है? देखिए, आधातु सल्फर भी तो आधातु है, कार्बन भी आधातु है, ऑक्सीजन भी क्या है? आधातु है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी आधातु हैं, इनमें से कोई धातु है ही नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 है हमारे कि निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? यानी कि लोहा, जिससे कि बोलते हैं, तो किसमें करते हैं? तो पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, या इनमें से सभी। तो किसमें करते हैं? तो खाना बनाने के बर्तन में हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं। जो बर्तन बना होता है वो लोहा का बना होता है, या तो स्टील का, या तो कुछ पीतल का, ये सब का बना होता है, कांसा सब, ठीक है। तो वो धातु है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सी एकमात्र आधातु है जो विद्युत की सुचालक है। यानी कि कौन सा एक ऐसा आधातु है, ठीक है। आधातु कौन सा है जिसमें से जो विद्युत है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें से प्रवाहित हो सकता है। तो किस में हो सकता है? तो ग्रेफाइट में हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 6 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 वो है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया की वृद्धि करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, नमक यहाँ पे हो, खाद्य तेल, चीनी, या इनमें से सभी। तो किसका उपयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है इनमें सभी, यानी कि सारा चीज़ का उपयोग किया जाता है। नमक का भी करते, देखिए देखते होंगे कि आपका जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जिससे आप लोग देखते हो कि जोकटी को क्या करते हैं, जो मरता नहीं है तो उस सबको नमक डाल देते हो वो मर जाता है, ठीक है। खाद्य तेल से भी होता है, चीनी से भी मरता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। जो लेग्यूम पौधा है, ठीक है, उसके जड़ में कौन सा जीवाणु उपलब्ध होता है। तो कौन सा होता है? तो इसमें होता है हमारा राइजोबियम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। तो भिंडी की पीत जो है वो कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो वह होता है विषाणु के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, यहाँ बोला कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे विद्युत लेपन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पे क्वेश्चन में 11 की कौन सी घोल विद्युत का कुचालक होता है। तो कौन सा घोल, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है घोल यानी कि लिक्विड विद्युत का कुचालक, यानी कि उसमें से विद्युत नहीं जाता है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, या आसुत जल, ठीक है। तो इसका जो सिंपली जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि आसुत जल। यानी कि कौन सा? आसुत जल हम लोग बोलते हैं उसको, वर्षा के पानी को बोलते हैं शायद, ठीक है, उसी को बोलते शायद आसुत जल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। विद्युत अपघटन का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, ये भी है कि धातुओं के निष्कर्षण में, और धातुओं के शुद्धिकरण में भी होता है, और इलेक्ट्रो प्लेटिंग में भी होता है। और इनमें से अनेक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है, सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्न में कौन जीवों के जनन की आलैंगिक विधि है। तो आलैंगिक विधि कौन सी है जीवों के जनन के लिए, यानी कि उसके
देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा आलिंगिक विधि जनन के लिए, आलिंगिक, तो आलिंगिक किस में, तो देखिए बोल रहा है निषेचन ऑप्शन में, कायांतरण, मुकुलन या गर्भ धारण। ठीक है, तो इसका जो आंसर सिंपली हो जाएगा ए यानी कि निषेचन। निषेचन में क्या होता है, जनन का आलिंगिक विधि होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की बाह्य निषेचन किस में होता है, बाह्य निषेचन जो है वो किस में होता है, तो बाह्य निषेचन किस में होता है, देखिए मछली में भी बाह्य निषेचन होता है, स्टार फिश में भी होता है और मेढक में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 15 की निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो निषेचन जब होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भ्रूण, युग्मनज, गर्भ या क्लोन बनेगा, तो क्या बनेगा निषेचन के समय, तो निषेचन के समय हमारा बनेगा यानी कि युग्मनज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 16 है कि दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, दो सतहों पर संपर्क है तो उसमें कौन सा बल लगेगा, तो घर्षण बल लगेगा। ठीक है, घर्षण। अब यहाँ पे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 की एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, एकांत क्षेत्र पर जो बल है वो कार्यरत है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको दाब बोलेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 17 का। अगर क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, तो इसमें संपर्कित बल कौन सा है, तो संपर्कित बल कौन सा है, तो पेशी बल संपर्कित बल, यानी कि जो आपका बॉडी में होता है पेशी यानी मसल्स में जो होता है उसको बोलते हैं पेशी बल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है, तो सूर्य के नाभिकीय से यानी कि उससे अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, देखिए उष्मा भी उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोनों, यानी कि उष्मा भी निकलता है और प्रकाश यानी कि जो लाइट हम लोग को पृथ्वी में आता है वो भी, और हीट भी निकलता है। ठीक है, आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 की कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन को याद रखना कि जो जीव के अंश से, अश्म के यानी कि जीव के मरे हुए सड़े गले से उससे बनता है जो जीवाश्म, उसको बोलते हैं जीवाश्म। देखिए कोयला, तो कोयला ये भी हमारा जीवाश्म जो कि पिछले साल बहुत लाखों करोड़ साल जो डायनासोर दब के मरे थे तो उससे बना है कोयला, तो ये हमारा जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ये है लकड़ी, प्राकृतिक गैस ये भी है, और पेट्रोल ये भी है, यानी कि लकड़ी हमारा नहीं है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, देखिए दहनशील पदार्थ हाँ पहला तो वो दहनशील पदार्थ होना चाहिए तभी उसमें दहन होगा। उसके बाद वो ज्वलन ताप भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इन सभी। ठीक है, 21 का आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन जनन परिपक्वता आती है, तो इसको वह कौन से में होती है, तो वह किशोरावस्था में स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 22 का। आज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, देखिए जब हम लोग को क्रोध होता है, चिंता करते हैं, जब उत्तेजना एक्साइटमेंट होता है तो उसमें कौन सा हार्मोन उसके लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन सा उसका लिए हार्मोन देखिए होता है, देखिए थायरोक्सिन, एड्रेनल, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो इसमें देखिए इसका जो सिंपली आंसर वो हो जाएगा, भी हो जाएगा, यानी कि एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के कारण हम लोग क्या होता है, गुस्सा आ जाता है बहुत, एड्रेनलिन के कारण ही गुस्सा आने लगता है हम लोग को। ठीक है, चिंता भी होता है, एक्साइटमेंट भी उसी कारण होता है, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। यहाँ पे क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि बच्चे की लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसमें उत्तरदायी होता है पिता। ठीक है, क्योंकि पिता का क्या क्या होता है, पिता का एक्स और वाई होता है और माता का एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका निर्धारण कौन करता है, तो पिता करता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, ठीक है आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो आपतन कोण का अगर 30 है तो उसका भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो 25 का आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आपतन 30 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको पेरिस्कोप कहते हैं, क्लिडिस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, तो काटी गई फसल से क्या कहेंगे, तो उसमें थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर थ्रेसिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज की में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए उसका नमी होना चाहिए हमारा 14% से कम उसका नमी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह पर का तापमान कितना होता है, सूर्य की
सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है उसका तापमान? तो उसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसमें तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा क्या हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यहाँ तो 45 जाता है तो अब पकाने नहीं लगना होता, इतना गर्मी हो जाता है, ठीक है। हम तब सोच सकते हैं कि 600 डिग्री सेल्सियस रहता है वहाँ पे, इतना गर्मी सूर्य के ऊपरी सतह सबसे ऊपरी में, और उसके बाद नीचे जाइएगा तो और कितना होगा पता नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 32 है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो कौन सा जो है ग्रह वो सबसे ज़्यादा भारी है, किससे सबसे ज़्यादा वजन सबसे ज़्यादा है? तो कौन है? तो वह हमारा बृहस्पति। ये सबसे बड़ा जुपिटर है, यानी किसी को बोलते जुपिटर, ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 34 की घर्षण हमेशा होता है। तो घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक, लाभदायक, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल का विरोध करती है। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा हमारा क्या 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा क्योंकि आरोपित बल का हमेशा ये उल्टा काम करेगा, ठीक है। आज यहाँ पे क्वेश्चन 35 की घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण जो है वो निर्भर किस पे करता है? तो पृष्ठ की प्रकृति पर करता है कि यानी कि जो सरफेस है वो कैसा है वो भी करता है, और वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है कि जो वस्तु है वो उसका वजन कितना है, तो यानी कि वो दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन 36 है हमारा कि घर्षण बढ़ने बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन? घर्षण कब बढ़ेगा? देखिए, स्नेरक द्वारा, बॉल बेरिंग के द्वारा, या सतह रुखड़ा कर, या कोई नहीं। तो घर्षण कब बढ़ेगा? देखिए, जब हम लोग को सतह को रुखड़ा करें यानी कि खुरदरा बना देंगे तब उसमें क्या होगा? ज़्यादा घर्षण होगा, जिसमें ज़्यादा घर्षण बल काम करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन में हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 37 है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित यानी बनाया हुआ रेशा कौन सा है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नायलॉन हो जाएगा। 37 का आंसर आ जाएगा ए नायलॉन, ठीक है। जो कि हम लोग खुद से बनाए, सूती को तो बनता है पहले से, रेशमी भी बनता है, रेशम से बनता है, ऊन भी बनता है रेशम से, ठीक है, भेड़ उड़ का खाल से बनता है ऊन। यहाँ पे क्वेश्चन 38 है कि निम्न में कौन 4R का मान नहीं है? तो 4R का मतलब क्या? देखिए, 4R का रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। देखिए, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, तो 38 का जो हमारा आंसर है वो जो डी यानी कि रिमूव। इसमें देखिए ट्रिपल रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल ये होता है, ठीक है। और एक आर का हमको पता नहीं क्या होता है उसमें, ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 39 है कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं? कौन सा पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं? तो कौन सा पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं? तो वो हमारा नायलॉन। ये पिघल जाता है लेकिन जलेगा नहीं, नायलॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर में। क्वेश्चन 41 है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में जितना समय लगेगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? तो हम लोग उसे आवृत्ति बोलेंगी, ठीक है। तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, सॉरी, एक कंपन में लगने समय को क्या कहते हैं? तो इसको आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर आवर्तकाल। अब क्वेश्चन नंबर 42 है कि ध्वनि संचारित हो सकती है। ध्वनि संचारित हो सकती है किस में? केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, या ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। तो तीनों में ये हो सकता है संचयित, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं भू संपर्कन, ठीक है, भू संपर्क। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप की शक्ति को हम लोग कैसे मापते हैं? जब भूकंप आता है तो हम लोग किसके द्वारा उसको मापते हैं? तो हम लोग उसको शिशु क्या लिखा है? सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन में हो जाएगा करेक्ट आंसर। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मापते हैं, एमीटर से एम्पियर मापते हैं, वो गैल्वेनोमीटर से और भी चीज मांगते हैं, ठीक है। उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे हम लोग पता करते हैं कि, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। लेकिन इससे हम लोग करते हैं भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 45 है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं, और एक शायद न्यूट्रल। एक सेकेंड, इसका आंसर मेरे ख्याल से दो ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण की बादल को क्या कहते हैं? तो उसके बादल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो 46 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी यानी कि एरोसोल बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में? तो कितना है? तो वो हमारा है 21%, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 48 है कि वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का स्थायी हल यानी कि सॉल्यूशन उसका क्या है? तो इसका जो है सॉल्यूशन वो हमारा सिंपली है पुनर्वन रोपण, यानी कि फिर से वन लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, तब होगा, ठीक है, फिर से वन उन्मूलन।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा कि काला सोना किसे कहते हैं। तो काला सोना हम लोग सिंपली किसे बोलेंगे, तो कोयला को बोलेंगे, जो कि हमारे गिरिडीह क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोयला है, ठीक है। गिरिडीह में, धनबाद का सरिया में बहुत ज़्यादा कोयला है। तो हम लोग झारखंड में जो है वो सिंपली जाता है कोयला के नाम से जाना जाता है, यानी काला सोना के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है झारखंड। झारखंड में खास करके धनबाद, गिरिडीह, सरिया, यही सब, ठीक है। सो क्वेश्चन 50 है हमारा कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है, जल है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन कपड़ा हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट साइंस का कंप्लीट हो चुका है 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का और इंग्लिश का और हिंदी का, यानी कि साथ देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।